आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। हमने असिस्टेंट प्रोफेसर के 50 सवाल कर लिए थे प्रथम पेपर के, और आगे हम 51वां अब स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। आशा करती हूँ कि आपने वो वीडियो पूरा देखा होगा और आपके लिए फायदेमंद भी होगा। तो ये सवाल देख लेते हैं 51 नंबर का कि किस अलंकार में वाच्यार्थ गौण और व्यंग्यार्थ प्रदान होता है। किस में वाच्यार्थ गौण होता है और व्यंग्यार्थ प्रदान होता है? तो इसका आंसर होगा अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में कहा गया है कि इसमें वाच्यार्थ गौण और व्यंग्यार्थ प्रदान होता है। बाकी के जो 3 अलंकार हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं। जैसे नंबर 1 वक्रोक्ति अलंकार है। इसका अर्थ होता है टेढ़ी उक्ति। क्या होता है? टेढ़ी उक्ति होता है। टेढ़ी उक्ति। इसका तात्पर्य ये होता है कि जब कोई वक्ता का कथन होता है, वक्ता के कथन का ढंग ऐसा विलक्षण हो कि श्रोता उसका कोई अन्य अर्थ निकाल लेता है। ठीक है, अन्य अर्थ ग्रहण कर ले, वो वक्र उक्ति होती है। ठीक है, और समासोक्ति होती है सॉरी समासोक्ति मतलब अप्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। ये अर्थालंकार है। अर्थालंकार है जिसमें प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। ये समासोक्ति है, और इसी की उल्टा है ये अन्योक्ति। इसमें ये समासोक्ति की उल्टा है ये अलंकार। इसमें अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है अन्योक्ति में। इस प्रकार हमने चारों अलंकारों की बात कर ली है जो आपको ध्यान रखना है। सवाल नंबर 52 है कि निकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बरनत जुद में नहीं सिगार सुहात। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो उक्त पंक्तियों में अलंकार है उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार जब भी जैसे देख लेते हैं हम, वहाँ पर लगभग उदाहरण अलंकार ही होता है। बाकी के हम अन्य जो ये अलंकार हैं उनकी बात कर ले। अन्योक्ति की बात हमने पिछले सवाल में की है, फिर कर लेते हैं कि यहाँ पर अन्योक्ति को अप्रस्तुत प्रशंसा भी कहा जाता है। अन्योक्ति को क्या कहा जाता है? अप्रस्तुत प्रशंसा भी कहा जाता है। और ये बिल्कुल समासोक्ति का उल्टा होता है। समासोक्ति अलंकार में क्या होता है कि प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। ठीक है, लेकिन अन्योक्ति में क्या होता है? अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन हो, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। और यहाँ दृष्टांत की बात कर लेते हैं। दृष्टांत अलंकार में उपमेय और उपमान दोनों वाक्यों का साधारण धर्म तो अलग अलग होता है। साधारण धर्म अलग अलग, फिर भी मतलब इनमें बिंब और प्रतिबिंब का भाव होता है। वहाँ क्या कहलाता है? दृष्टांत अलंकार कहलाता है। उदाहरण की बात हमने कर ली। और उपमा अलंकार से तात्पर्य है कि समान गुण धर्म, इसमें तो समान गुण कि समान गुण धर्म के आधार पर जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाए, जब किसी वस्तु की दोनों में तुलना की जाती है और दोनों में समान गुण धर्म होते हैं, वहाँ उपमा अलंकार होता है। आगे का सवाल देखते हैं हम 53 नंबर का, जिसमें पूछा है कि विभावना अलंकार किस पंक्ति में है। विभावना अलंकार की बात करते हैं तो वो किस पंक्ति में है? विभावना अलंकार मुनि तापस जिन ते दुख लही, ते नरेश बिनु पावक दही। बिनु, ठीक है, बिनु से हमें पता चल जाता है, बिनु से, कि इसमें विभावना अलंकार है। कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार। विभावना अलंकार का अर्थ है कि जैसे इसमें क्या होता है कि कारण के अभाव में जब कार्य की सिद्धि का वर्णन होता है, कारण के अभाव में जब कार्य की सिद्धि का वर्णन होता है, वहाँ विभावना अलंकार कहलाता है। जैसे एक उदाहरण है विभावना अलंकार का एक और कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना।
ठीक है। यहाँ इसका तात्पर्य है कि यहाँ पैर के बिना चलने, कान के बिना सुनने और हाथ के बिना कार्य करने का वर्णन होने से यहाँ पर विभावना अलंकार हो जाता है। तो विभावना अलंकार की हमने बात की और इसका आंसर होगा 2 नंबर। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लसन सन राम हृदय गुनी। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद का नाम बताइए। अब ये 4 प्रकार के छंद हैं, इसमें से हम सबका चारों का वर्णन करेंगे। इसका आंसर देखते हैं हम। सबसे पहले इन सब की बात कर लेते हैं छंद की। जैसे रोला है, रोला में क्या होता है, ये एक मात्रिक छंद है, ये एक मात्रिक छंद है और इसमें 24 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं और 11-13 पर यति होती हैं, 11-13 पर यति होती हैं और अंत में या तो इसमें 2 लघु होने चाहिए, अंत में या तो 2 लघु होने चाहिए या 2 गुरु होने चाहिए। ये इसका रूल है। जब भी अंतिम में 2, जैसे इसमें 2 लघु आए हुए हैं, लेकिन अब हम पूरी बात करेंगे, मात्राएं गिनेंगे, तब पता चलेगा कि इसमें कौन सा छंद है। तो ये रोला छंद की बात करी हमने। अब हम दोहा छंद की बात कर लेते हैं। दोहा में क्या है आखिर? दोहा में ये होता है, इसमें भी 24 मात्राएं होती हैं, लेकिन दोहा होता है अर्ध सम्मात्रिक। इसके 4 चरण होते हैं, जिसमें पहला और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती है और अंत में क्या नहीं होना चाहिए? अंत में लघु होना चाहिए, अंत में लघु होना चाहिए, दीर्घ नहीं होना चाहिए, मतलब गुरु नहीं होना चाहिए, लघु होना चाहिए। ठीक है, अब चौपाई की बात कर लेते हैं। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं और ये भी मात्रिक छंद है, क्योंकि समान मात्राएं होती हैं। 16-16 की ये 4 चरण होते हैं इसके और 16-16-16-16 इस प्रकार ये चौपाई होती है। 4 चरणों की चौपाई होती है और इसमें क्या है, अंत में लघु है ना, वो निषिद्ध है। लघु कभी नहीं आएगा, लघु कभी नहीं आएगा, ये बात इसमें कही गई है। और सोरठा की बात कर लेते हैं। ये दोहे का उल्टा है। दोहे में भी 24 मात्राएं हैं और ये भी अर्ध सम्मात्रिक है। और लेकिन यहाँ पर अगर पहले और तीसरे की बात करें तो दोहे में तो आती है 13, लेकिन इसमें आती है 11 और दूसरे और चौथे में इसमें आती है 13। ठीक है, बस ये फर्क है इसमें। इसका आंसर होगा, इसकी मात्राएं गिन लेते हैं। एक, जैसे इसके ऊपर अगर अनुस्वार लगाए तो 2 होगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये देखो 16। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो 16 मात्रा हुई, तो इसमें चौपाई होगा। क्या होगा? इसका आंसर चौपाई होगा। आगे हम बात कर लेते, किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती है और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। अभी हमने बात की है कि 24 मात्राएं होती हैं और 13 और 11 मात्राओं पर यति रोला में होती हैं। ठीक है, और इसमें या तो होना चाहिए अंत में 2 लघु या 2 गुरु होने चाहिए। इस प्रकार इसके ये उदाहरण है। आगे का सवाल देखते हैं हम। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को ताजी डरो डारो, 8 सीधी 9 निधि को सुखनंद की चाय गाय चराय बिसारो। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? देख लेते हैं हम कौन सा छंद है इसमें। क्वेश्चन नंबर 56 में छंद है सवैया, सवैया छंद है इसमें। आगे बात कर लेते हैं। 31 या इससे अधिक वर्णों के जो चरण होते हैं उस छंद को क्या कहा जाता है? तो उसको कवित कहा जाता है। कवित कहा जाता है जिसमें 31 या इससे अधिक वर्णों के चरण वाला छंद होता है, कवित।
इस तन का दीवा करो बाती में लो जीव, लो ही सींचो तेल ज्यों तब मुख देखो पीव। प्रस्तुत उदाहरण किस छंद का है? तो ये 58 नंबर सवाल है और ये दोहा है। दोहा का उदाहरण है ये। गिन भी लेते हैं हम मात्राएं। 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 की हमने बात करी है। 13 ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 11 ठीक है। यहाँ पर 11 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सॉरी, जो आधा होगा इसको नहीं गिना जाएगा तो इसमें 13 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 और अंत में लघु होना चाहिए दोनों में, तो इसमें अंत में लघु है तो यहाँ पर दोहा होगा। ठीक है, इसका आंसर दोहा होगा। आगे हम बात कर लेते हैं व्यंजना शब्द शक्ति के उदाहरण दिया है और पूछा है कि व्यंजना का कौन सा भेद मिलता है। ठीक है। चीरन जोवी जीवो जोरी जुरे, क्यों ना सनहे गंभीर, क्यों घटी ये व्रस भानुजा वे हलदर के वीर। इन पंक्तियों में व्यंजना का कौन सा भेद है? तो इन पंक्तियों में व्यंजना का भेद है शाब्दी व्यंजना। कौन सा भेद है? शाब्दी व्यंजना है। लगभग हिंदी में ये जो उदाहरण होते हैं व्यंजना वगैरह के, उनके भी रिपीट होते हैं, तो आप इसको याद कर लीजिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आए कि व्यंजना शब्द शक्ति हमें समझ नहीं आती या कोई शब्द शक्ति हमें समझ नहीं आती, तो उसके उदाहरण रट लीजिए, तो आपका ज़रूर वो उदाहरण रिपीट होते हैं। तो आप इस उदाहरण को याद कर लीजिए कि इसमें शाब्दी व्यंजना है। ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है। कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है। छंद हृदय कंपन। कविता का स्वभाव ही छंद में लयमान होता है। उक्त कथन किसका है? तो उक्त कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 60 है। ये सुमित्रानंदन पंत का कथन है कि कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है तो छंद हृदय कंपन। कविता का स्वभाव ही छंद में लयमान होता है। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये सुमित्रानंदन पंत की हैं। आगे हम बात कर लेते हैं छंद शास्त्र ग्रंथ की रचयिता कौन है। क्वेश्चन नंबर 61 है। 61 की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर होगा पिंगल मुनि है ना, वो छंद शास्त्र के रचयिता हैं। और क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय काव्य शास्त्र में अनुकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। अनुकरण का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है नाट्य शास्त्र में। जो भरतमुनि का नाट्य शास्त्र में, उसमें अनुकरण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। गुरु शिष्य परंपरा का सही अनुक्रम छांटिए। तो ये अनुक्रम ये है कि सबसे पहले प्लेटो आएगा, फिर अरस्तु आएगा, फिर सिकंदर आएगा। तो प्लेटो अरस्तु का गुरु था और सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। इस प्रकार ये इसका 1 नंबर आंसर होगा। आगे हम बात कर लेते हैं 64 की। निम्नलिखित में से कौन सी प्लेटो की रचना नहीं है? तो इयोन है, रिपब्लिक है और पोलितेइया है। ये 3 ग्रंथ हैं प्लेटो के जो प्रसिद्ध हैं। लेकिन जो पेरिपोइटिकेश है ये अरस्तु का ग्रंथ है। किसका? अरस्तु का ग्रंथ है, ये प्लेटो का नहीं है। अब आगे का सवाल है कि अरस्तु का काव्यलोचन ग्रंथ कौन सा है? अभी हमने बात की है कि पेरिपोइटिकेश जो ग्रंथ है वो अरस्तु का ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 66, ट्रेजेडी का लेखक हमारे विवेक को नष्ट कर हमारी वासनाओं को जागृत करता है, उनका पोषण करता है। अतः काव्य का सत्य जो वास्तविक सत्य नहीं होता, ये कथन किसका है? ये कथन किसने कहा है? ट्रेजेडी का लेखक है, वो हमारे विवेक को नष्ट कर उसकी वासनाओं को जागृत करता है, उनका पोषण करता है। अतः काव्य का सत्य वास्तविक सत्य नहीं होता। ये किसने कहा है? तो ये 66 में आंसर होगा, प्लेटो ने कहा है। इस बात को आप याद रखेंगे। फिर अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का आशय है। वैसे हमने बात की है 2-3 सवाल ऊपर कि जो अनुकरण ये शब्द कहाँ से लिया गया है? पहले ये नाट्य शास्त्र से लिया गया है। ठीक है।
और फिर अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत पे अनुकरण का आशय क्या है? इसका आशय होता है पुनः सृजन होता है। ठीक है, और आगे के सवाल की बात कर लेते हैं। 68 काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने कहा? प्रकृति की अनुकृति किसने कहा है? तो अरस्तु ने प्रकृति की अनुकृति कहा है। इसका आंसर होगा 1 नंबर। आगे हम बात कर लेते हैं, चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की ही तरह कवि भी अनुकर्ता है, ये जो कथन है किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 69 है, तो ये अरस्तु ने कहा है कि चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की तरह कवि भी अनुकर्ता होता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 70 है, जिसमें कौन सा कथन है वो असंगत है? पढ़ते हैं, आइए हम कथनों को। प्लेटो ने कहा है कि बौद्धिक आनंद को स्वीकार किया है एंद्रिको ने। प्लेटो ने बौद्धिक जो आनंद होता है उसको स्वीकार किया है, एंद्रिको नहीं। ये बिल्कुल सही है। अरस्तु ने कहा है प्राकृतिक पदार्थ परमात्मा द्वारा उद्भूत है। तो किसने कहा है? ये अरस्तु ने कहा है। ठीक है, ये भी सही है। क्रोंचे ने कहा है कविता सौंदर्य के माध्यम से तत्कालिक आनंद उद्रेक के लिए भावों को उद्वेलित करती है। ये बिल्कुल गलत कथन है। इसका आंसर 3 होगा। और 4 नंबर लोजाइनस ने कहा है कि साहित्य का संबंध तर्क से नहीं कल्पना द्वारा पाठक का अभिभूत करता है। ये कथन भी सही है बिल्कुल, तो इसका आंसर 3 होगा। क्रोंचे का ये कथन बिल्कुल नहीं है। आगे हम 71 सवाल को देख लेते हैं कि अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में किसकी उपेक्षा की मिलती है? किसकी उपेक्षा मिलती है अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में? 71 में कवि की अंतश्चेतना की, कवि की जो अंतश्चेतना है उसकी उपेक्षा मिलती है। कल्पना को उन्होंने सही माना है, कवि कर्म की, कवि कौशल की, इनकी उपेक्षा नहीं करी है, लेकिन कवि की जो अंतश्चेतना है उसकी इन्होंने उपेक्षा की है। आगे हम रिचर्ड्स का सवाल देख लेते हैं कि आइए रिचर्ड्स की पुस्तक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में अर्थ का कौन सा प्रकार नहीं है? अर्थ के उन्होंने अनेक प्रकार बताए हैं 72 में, तो इसका आंसर होगा कला उनके जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है उनका प्रकार नहीं है कला, बाकी सब प्रकार इनके हैं। 73 टी.एस. एलियट ने अव्यक्तिगत काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन अपने कौन से निबंध में किया है? तो 73 का आंसर होगा ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। इसका आंसर होगा नंबर 1। टी.एस. एलियट ने काव्य में कवि व्यक्तित्व के स्थान पर स्थापित किसे किया है? तो 74 का आंसर होगा परंपरा और इतिहास को। किसका? परंपरा और इतिहास बोध को इन्होंने काव्य में कवि व्यक्तित्व के स्थान पर प्रतिपादित किया, यानी इनके जो सिद्धांत है वो परंपरा और इतिहास बोध सिद्धांत है। वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपादन माना है, किससे माना है काव्य का प्रतिपादन? इन्होंने माना है जनसाधारण का जो जनजीवन है, प्रकृति को वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपाद्य माना है। 76 सवाल है कि कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विदायनी शक्ति है, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? बिल्कुल कल्पना की बात करते ही हमारा आंसर होगा कोलरिज, क्योंकि इन्होंने कल्पना का सिद्धांत दिया था और ये कोलरिज की पंक्तियां हैं। क्रोंचे के अभिव्यंजनावाद के 4 स्तंभों में से कौन सा स्तर असंगत है? तो क्रोंचे के जो विचार हैं यही इसका आंसर होगा। बाकी अंत्य संस्कार, अभिव्यंजना, आनुषंगिक आनंद, ये सब इसके 4 स्तरों में से सम्मिलित है, लेकिन विचार इसमें सम्मिलित नहीं है। 78 नंबर सवाल कि लोजाइनस के अनुसार इनमें से कौन सा शैलीगत दोष नहीं है? तो कौन सा दोष नहीं है? वालयता है, वागाडमर है और भावाडमर है, लेकिन विप्रिय है वो इसका आंसर होगा। ये शैलीगत दोष नहीं है, यानी दोष 3 ही है। ठीक है। मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा में कौन सा समीक्षक नहीं है? तो मार्क्सवादी चिंतक इनमें से कौन सा नहीं है? तो लोरेंस इसमें सम्मिलित नहीं है। बाकी जो लेनिन है, गोर्की है, कोडवेल है, ये सब मार्क्सवादी चिंतक है। संरचना का जनक माना जाता है। संरचनावाद का जनक किसे माना जाता है? तो सास्यूर को संरचनावाद का जनक माना जाता है। सास्यूर को संरचनावाद का जनक माना जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं, अगले सवाल की तरफ रुक करते हैं। 81 सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवादी आलोचक है?
अब पहले तो जो पाश्चात्य आलोचक थे उनकी बात की गई थी, और अब हिंदी में जो बताया गया है कि कौन मार्क्सवादी आलोचक हैं, तो इसका आंसर रामविलास शर्मा होगा। कौन? रामविलास शर्मा हमारे मार्क्सवादी आलोचक हैं। शैली विज्ञान आलोचना पद्धति कथ्य के बजाय किस पक्ष पर बल देती है? तो शैली विज्ञान वैज्ञानिक जो आलोचना होती है वो किस पर बल देती हैं? कथ्य के बजाय किस पर बल देती हैं? तो 82 का आंसर होगा रूप या शिल्प पर, रूप या शिल्प पर बल देती हैं। देरिदा लेखन को किसका स्रोत मानते हैं? तो देरिदा जो लेखन है वो लेखन को किसका स्रोत मानते हैं? तमाम सांस्कृतिक कर्म होते हैं उनका वो स्रोत मानते हैं देरिदा। 84 क्वेश्चन है जिसमें निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक नहीं है? ये पाश्चात्य आलोचकों की बात की है और उत्तर आधुनिकतावादी टॉपिक है असिस्टेंट प्रोफेसर में। और वैसे उनमें पूछा है कि कौन से चिंतक इससे संबंधित नहीं है, तो F.R. लीविस है, वो इसके चिंतक नहीं है। बाकी फ्रांसुआ है, ब्रोदिया है और फ्रेडरिक जेमेसन, ये सब उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक हैं जिनको हमें याद रखना है। ठीक है, इसका आंसर 1 नंबर होगा। उत्तर आधुनिकता की संकल्पना हिंदी की किस कहानी में मिलती है? तो उत्तर आधुनिकता की जो संकल्पना है वो उदयपुर प्रकाश की कहानी है, वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड उसमें मिलती है, तो इसका आंसर 1 नंबर होगा। ठीक है। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान है, तो कौन है प्रामाणिक मानने वाले? 86 में मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ये प्रामाणिक मानते हैं, बाकी ये सब अप्रामाणिक मानते हैं, अप्रामाणिक मानते हैं। और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या इसे प्रामाणिक मानते हैं। आगे बात कर लेते हैं मनु कला संस्थान कला 1600 बनिए, इस पंक्ति में रस है, कौन सा रस है? सीधी सी बात है, इसमें श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस, ऐसे लिखा जाता है। श्रृंगार शब्द शुद्धि में कहीं बार पूछा जाता है, तो श्रृंगार रस है। पृथ्वीराज रासो में कितने समय है? समय कहा जाता है सर्गों को, क्या कहा जाता है? समय कहा जाता है सर्गों को। और 69 सर्ग इसके अंतर्गत है और 68 प्रकार के छंद इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है। और आगे हम बात कर लेते हैं कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? तो किस साहित्य से प्रभावित है? बिल्कुल हठ योग की बात कर लेते हैं तो ये सिद्ध व नाथ साहित्य से संबंधित है इनका हठ योग। ठीक है, इसका आंसर 1 होगा। विरह भुवंगम तन बसे मंत्र ने लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होय। कबीर के इस पद में कौन सा अलंकार है? देखिए, आप पता लगाइए कि कौन सा अलंकार है, सोचिए थोड़ा। 91 में इसका आंसर होगा रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार का ये उदाहरण है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मन माई, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाई। प्रस्तुत पद में किससे संबंधित है? तो कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माई, ये कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। और इसका आंसर 92 का आंसर होगा अद्वैतवाद। ठीक है। मीराबाई की उपासना किस भाव से की जाती है? तो ये माधुर्य भाव की भक्ति थी। जहाँ बैठावे तिथि बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, ये बिल्कुल मीरा का कौन सा भाव व्यक्त है? तो समर्पण। यहाँ पर मीरा समर्पण करती है एकदम गिरधर के आगे। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। इसमें कौन सा काव्य गुण है? तो 95 का आंसर आपको सीधा नजर आता है माधुर्य, क्योंकि ये मीरा की पंक्तियां है और मीरा की जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की भक्ति है। तो यहाँ पर कौन सा गुण है? ये माधुर्य गुण है। भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य क्या है? भ्रमर गीत 96 में सगुण भक्ति। सगुण भक्ति की महिमा व निर्गुण का खंडन यहाँ पर किया जाता है। सगुण भक्ति की महिमा कर रही है गोपियाँ और निर्गुण का सगुण भक्ति की महिमा और निर्गुण खंडन गोपियों के द्वारा किया जाता है। उद्धव और गोपियों के मध्य संवाद चलता है इस भ्रमर गीत प्रसंग में। और 97 नंबर सवाल है कि भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक सार रतन है। ये जो कथन किसका है? ये शुक्ल जी का कथन है। और अगर हमें पूछ लिया जाए कि भ्रमर गीत किस में है, तो सूर सागर में है। सूर सागर जो कृति है उसमें है ये 98। सुपलक
फलक सूत का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर अक्रूर जी इसका आंसर होगा। काहे को गोपीनाथ कहावत, इस पंक्ति में व्यक्त भाव है। इस पंक्ति में कौन सा भाव है? 99 में उपालभ भाव है। हंस जो रहा शरीर में है, पांख जरा जे गा भागी। पंक्ति में हंस का क्या अर्थ है? हंस का बिल्कुल यहाँ अर्थ है जीव। ठीक है, तो हमने 100 सवाल कर लिए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये सवाल समझ में आए होंगे, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही मैं पूरे जो हिंदी साहित्य के पेपर हैं उनकी पुराने पेपरों का सॉल्यूशन करवाऊँगी। तो धन्यवाद।